चीज आज पढ़ने जा रहे हो वो सबको पता होगा, इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेन कर सकता है। जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो सबको पता होगा, चलो बताओ। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कोई भी हिंदी इंग्लिश में बताओ। जो हमारे इन्वायरमेंटल में हाँ। जो टूटिया के क्वालिटी उसी के बारे में अध्ययन करना है, ग्लोबल वार्मिंग कर लेता है। और कोई? ग्लोबल वार्मिंग सर ग्लोबल वार्मिंग सर visual heating of earth surface। हाँ ठीक है, और? हाँ। और सर मेनली सर इसका फॉसिल फ्यूल से बर्न होने से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलता है सर। हाँ 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 हाँ। हम बोलते हैं सर। हाँ बोलो बोलो, बोलने के लिए ही इसमें बस इसमें है ना सर, एक क्लाइमेट चेंजिंग के थ्रू जो इन्वायरमेंट में जो माने सिचुएशन पैदा होता है, जो क्रिएशन पैदा होता है वो सब ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आता है। जैसे हाउस ग्रीन इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट सर, और फिर हाँ ग्रीन हाउस जो ह्यूमन के इंक्लूडिंग भी होगा सर, ह्यूमन मेड से भी जो होता है चेंजिंग, हाँ और अथी नेचुरली चेंजिंग होता है, सब ग्लोबल वार्मिंग के अंदर आता है। सही है सर या गलत है सर, बताएंगे दीजिए। देखो एक बार इसको पढ़ो आप, जो जो बोला और इसको पढ़ो एक बार, हम लोग जो भी बोला एक बार आप पढ़ो इसको, ये लाइन जो लिखा हुआ है। ग्लोबल वार्मिंग का अगर हम बताएं हिंदी में तो क्या होता है कि टेम्परेचर मेनली, मतलब टेम्परेचर जो अर्थ का बढ़ रहा है, जो हम लोग जहाँ रहते हैं जिस इन्वायरमेंट में, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वो में बेसिकली टेम्परेचर को लेके है ग्लोबल वार्मिंग। मतलब टेम्परेचर बढ़ना इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। अब किसके कारण बढ़ेगा वो तो बहुत डिटेल में देखना होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस और कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत जो भी है, मीथेन, ओजोन जो दिख रहा है यहाँ पे, वो सब चीज। बेसिकली अगर बोले ग्लोबल वार्मिंग बोलना है तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इन द अर्थ सरफेस ड्यू टू द जो भी रीजन बताया तुम लोग, वो रीजन से, तो उसको बोलेंगे ग्लोबल वार्मिंग। तो जैसे सब लिखा हुआ है ग्लोबल। हाँ तो सही बोला है सर, गलत तो नहीं बोला है सर। हाँ, तो हम कहाँ बोल रहे हैं, मतलब बेसिकली इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड है ये, तो ग्लोबल। कोई आया है क्या? ज्वाइन एक बार देख लेते हैं, एडमिट। सर ऑटोमेटिक कर दीजिए सर, वहाँ पे सामने इसमें इसमें ऑटोमेटिक कहाँ से होता है? इसमें इसमें ऑटोमेटिक नहीं होता है। नहीं वो होता है। उसमें होता है, क्या बोलते हैं, जूम जो है ना, जूम ऐप, उसमें ऑटोमेटिक कर देंगे, उसमें कोई भी ज्वाइन करे, इसमें करना पड़ता है। ऑटोमेटिक इसमें होता ही नहीं है, दिक्कत यही है। देखो सर स्लाइड को स्क्रीन पे ले आइए सर, डायरेक्ट स्क्रीन पे। ना ना ना, वैसे नहीं होगा, उसमें स्लाइड नहीं शेयर हो किए पाएगा। तब दिख रहा है, वैसे नहीं होगा। ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज इन एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ नियर द सरफेस ऑफ एयर और ओशियन। जो अर्थ हमारा है उसके नियर जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, चाहे जिसके कारण जो भी रीजन है तुम्हारा, उसके रीजन से जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबल वार्मिंग। तो सब लोग अगर जब भी कोई पूछे कि व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग, राइट, इसमें तुम बहुत सारा चीज लिख सकते हो, बट फर्स्ट जो लिखोगे वो एक दो सेंटेंस मतलब करेक्ट होना चाहिए कि उसका जो बेसिक चीज है ग्लोबल वार्मिंग का, वो चीज मतलब सही होना चाहिए। तो ग्लोबल वार्मिंग इज द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर और एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ नियर द सरफेस इसको, एंड ओशियन जो भी है, मतलब नियर द सरफेस ओशियन रहे या एयर रहे, जो भी इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर, उसको बोलेंगे हम लोग ग्लोबल वार्मिंग। मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्व टेम्परेचर इंक्रीजेज इज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। वो रीजन हो गया कि ग्रीन हाउस गैसेस जो इंक्रीज हो रहा है उसके कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है उसके कारण से क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो मेजर गैसेस कौन कौन सा है ग्रीन हाउस गैसेस में? वेपर, वाटर वेपर पहला,
दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा मीथेन, चौथा ओजोन। जो वेपर हमारा वाटर वेपर है, जो उसके कारण से भी तुम्हारा मतलब क्या होगा, जो मान लो कि अ, ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे जो वाटर है, जहाँ भी वाटर लेक लेक में हो या रिवर में हो, तो उसके कारण से क्या होगा, जो सनलाइट है उसके कारण से क्या होगा, इस पे सनलाइट पड़ेगा, इसके कारण से हीट होगा, ये वाटर हीट होने के बाद क्या होगा, ये वेपर फेज में बन के फिर ऊपर उठेगा, जो भी है। तो ये जो वाटर वेपर में फेज हो रहा है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसी का 36 to 70% तक के कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमन ही उत्सर्जन करता है। और या फिर सर एक क्वेश्चन है सर उससे। हाँ, सर एसिड रेन क्यों होता है सर, किस कारण? एसिड रेन तुम्हारा जो NH2 उसका है, रीजन क्या है सर उसका? हाँ एसिड रेन बता रहे हैं, जो एसिड रेन है, जो इन्वायरमेंट, जैसे अब तुम्हारा बादल ऊपर में है, अब वो क्या होगा, कंडेंसेशन प्रोसेस के कारण वो पानी में बनेगा। अब एसिड रेन क्यों उसको बोल रहे हैं, क्योंकि जो H2SO4 है, या जो H2S जो हाइड्रोजन का कंटेंट है वाट मतलब एयर में, उसके कांटेक्ट से जो भी वाटर आ रहा है, मतलब जो भी केमिकल है, जो H2SO4 एसिड, जो एसिड कंटेन करता है, वो जो वाटर आया कंटेन करके जो इन्वायरमेंट में है, उसके कारण से जो वाटर आएगा उसको तो एसिड रेन बोलेंगे। सर लेकिन कारण क्या है, ये हम ये जानना चाह रहे थे। लेकिन वो तो प्रोसेस हुआ सर, ये एक प्रोसेस करेगा तब जाके बनेगा, लेकिन कारण क्या है? कारण यही है कि तुम्हारा जो भी इन्वायरमेंट में जा रहा है केमिकल, बहुत सारा जो केमिकल जा रहा है ना, जो भी यूज डेली लाइफ में कर रहा है, बहुत सारा जो एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर कोई इंडस्ट्री में, उसके कारण से जो भी केमिकल जा रहा है, एसिड कंटेंट, जो H2S हो गया, H2SO4 हो गया, जो ऊपर गया गैस के रूप में बन के, अब वही गैस जो केमिकल है, वो क्या होगा, वाटर के साथ जो बाहर नीचे आएगा, तो उसको एसिड रेन बोलते हैं। सर एक और क्वेश्चन सर। सर सिर्फ H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड ही बनाता है सर, और क्या और कंपोनेंट भी बहुत बनाता होगा सारा ना? होता है, बहुत सारा केमिकल होता है ना, देखना पड़ेगा, बहुत सारा केमिकल होता है इसमें, जो जिसके साथ वो मिलके बना सकता है, याद नहीं है उतना। ओके सर, आगे बताइएगा सर देख। तो ये सबको पता हो गया। मोस्ट ऑब्जर्व इन टेम्परेचर इंक्रीज कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। तो ग्रीन हाउस गैसेस में तुमको जो लिखना होगा, क्या लिखेंगे, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड ओजोन, इस तरह का, ठीक है। तो ये तुम लिख सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है और किसके कारण होता है, जो भी है। तो फिर दूसरा क्या है, ये तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, देखो, causes of global warming, emission of greenhouse gases like carbon dioxide, जो ऊपर में दिखाए थे, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इनटू द एटमोस्फेयर। तो ये सब जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है, और फिर तुम्हारा जो भी रीजन है ग्रीन हाउस गैसेस, वो ऊपर में जा करके, मतलब जो उत्सर्जन ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है ये सब चीज का, तो वही कॉजेज हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग का मेन कॉजेज, इमिशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस। फिर द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि 80% एंड 20% मिथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि ऊपर वाला स्लाइड में देखे कि हम लोग ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण से हो रहा है, तो मिथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब तुम्हारा कॉजेस है ग्लोबल वार्मिंग का। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से उत्सर्जन होता है मेनली। द मेजर सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज पावर प्लांट, जो वहां पे पावर प्लांट जैसे हाँ, जो पावर प्लांट है, जो पावर प्लांट, इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, वो दो तुम्हारा जो कोल से, कोयला से, जिससे जो जनरेशन होता है पावर प्लांट, तो वहां पे बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड
क्योंकि कोल को बर्न करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर आएगा ही आएगा। तो इसके कारण से वो मेजर सोर्स है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा? पावर प्लांट। बर्निंग ऑफ फोसियल फ्यूल, जो बोला फोसियल फ्यूल जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन में यूज होता है, ये भी हमारा मेन कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स है। About 20% carbon dioxide emitted in the atmosphere come from the burning of gasoline and engine of the vehicle। 20% अप्रॉक्स जो हमारा इंजन है, जो मोटर गाड़ी जितना भी तरह का गाड़ी चलता है उससे हमारा उत्सर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था तुम्हारा फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड। फिर देखेंगे मीथेन, फिर देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का मेन सोर्स क्या हो गया, तो लिखना होगा कि पहला मेन सोर्स जो है क्या होगा, मीथेन। मीथेन is the more than 20% of effectual as CO2 in trapping heat in the atmosphere। जो मीथेन हमारा जब हमारा मीथेन जो प्रोड्यूस होता है साउंड आपका रुक मीथेन भी मेन रीजन है तुम्हारा हीट जो ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, मतलब टेम्परेचर जो इंक्रीज हो रहा है आपका, वो मीथेन भी एक कॉजेज है ग्लोबल वार्मिंग का। 20 टाइम्स इफेक्चुअल एज CO2। अगर मान लो CO2 जो प्रोडक्शन हो रहा है, CO2 जो हमारा प्रोड्यूस हुआ पावर प्लांट से या फिर फोसियल फ्यूल को बर्न करने से या फिर मोटर व्हीकल से जो हमारा जनरेट हुआ, तो उस केस में तुम्हारा अगर CO2 जो मतलब मीथेन जो अगर हुआ उस कंपैरिजन में तो 20 टाइम्स मोर इफेक्टिव होता है। अगर उतना जितना CO2 अगर प्रोडक्शन हो रहा है अगर मीथेन होने लगा तो बहुत ज्यादा इस केस में तुम्हारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा। नाइट्रस ऑक्साइड, देखो ना, जो हमारा जो कपड़े का जो प्रोडक्शन होता है जिस जो कपड़े का जो प्रोडक्शन होता है जहाँ पे, वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है जो इन्वायरमेंट में बहुत। द मेन सोर्स ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इंक्लूड द नायलॉन एंड नाइट्रिक एसिड प्रोडक्शन। जहाँ पे नायलॉन का प्रोडक्शन होता है और नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रस ऑक्साइड बाहर आएगा। कार विथ कैटालिटिक कन्वर्टर, the use of fertilizer in agriculture and burning of organic matter। तो वहां से तुम्हारा नाइट्रस ऑक्साइड आता है जो कि पहला देखे कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा देखे मीथेन, तीसरा नाइट्रस ऑक्साइड जो कि हमारा ग्लोबल वार्मिंग का मेन सोर्स है ग्रीन हाउस गैसेस का, जो ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेज के रूप में जाना जाता है। तो नाइट्रस ऑक्साइड तुम्हारा कहाँ से प्रोडक्शन होगा, नायलॉन फैक्ट्री से और नाइट्रिक एसिड का प्रोडक्शन जहाँ पे होता है उस फैक्ट्री से। और से भी जो हमारा एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर यूज होता है, जैसे तुम्हारा बहुत सारा फर्टिलाइजर है जिसके थ्रू अगर हम लोग यूज करेंगे तो उससे हमारा नाइट्रस ऑक्साइड बाहर आएगा। डिफोरेस्टेशन, डिफोरेस्टेशन भी एक कॉजेज हो गया ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि जब फॉरेस्ट हमारा बहुत ज्यादा डिक्रीज हो रहा है जिसके कारण वहां पे क्या हो रहा है, बर्निंग और कटिंग। उसके कारण मतलब फॉरेस्ट रहेगा तो क्या होगा, तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन करेगा जिसके कारण टेम्परेचर घटेगा। तो डिफोरेस्टेशन भी एक कॉजेज है तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग का, क्योंकि जो डिफोरेस्टेशन होगा जिससे, तो उसके कारण क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का जो
कंजप्शन था वो कम हो जाएगा मतलब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बढ़ेगा, उसके कारण हमारा टेम्परेचर अर्थ का ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा ही होगा। यही लिखा है। कटिंग एंड बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट, है ना, कटिंग एंड बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ रेसिडेंस और इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जो रोड बन रहा है, जिसमें डेवलपमेंट हो रहा है बहुत, तो उसमें क्या हो रहा है, फॉरेस्ट का बहुत ज्यादा कटिंग हो रहा है या फिर जला दिया जा रहा है फॉरेस्ट को, तो उसके कारण से क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज करेगा और वो भी एक ग्लोबल वार्मिंग का कॉजेज के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग देखें कि कौन कौन कॉजेज था, फिर देखो इसमें दिखाया गया है कि कहाँ से कितना आ रहा है पाई चार्ट के रूप में। वही चीज को दिखाया गया, एनुअल ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बाय द सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना। ये बस डाटा है जो कि देखो सबसे ज्यादा हर चीज में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से 16.8% होता है, पावर सेक्टर से 21% ग्रीन हाउस गैसेस, ट्रांसपोर्टेशन फील्ड से तुम्हारा 14% इमिशन हो रहा है, एग्रीकल्चर और बायो प्रोडक्ट जो हो रहा है उससे हमारा 12%, फोसियल फ्यूल से 11%, 10% से ये हमारा रेजिडेंशियल और लैंड यूज एंड बायोमास बर्निंग से हमारा 10%, और 3% वेस्ट डिस्पोजल। तो तुम्हारा पावर जनरेशन देख ही लिया कि जो इलेक्ट्रिसिटी में कोल जिस जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, फिर इंडस्ट्री देखे हम लोग। अब ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है जिससे हमारा व्हीकल एक जगह से दूसरे जगह रन कर रहा है, उसके कारण भी हमारा जो CO2 बाहर आ रहा है, तो उसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड नाइट्रस ऑक्साइड तीनों का अलग अलग करके भी देखा। तो इस तरह से तुम्हारा ग्रीन हाउस गैसेस का, तो इसको याद करने का जरूरत नहीं है, बस तुमको ये याद करना है कि कौन कौन जगह से कितना कितना आता है ग्रीन हाउस गैसेस। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस से, पावर पावर स्टेशन से, या ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल से, जो भी है ये सब टर्म याद रखना है कि कहाँ कहाँ से अगर ग्रीन हाउस गैस के बारे में मतलब ग्लोबल वार्मिंग के बारे में लिखने के लिए आया तो। इफेक्ट क्या हो सकता है ग्रीन हाउस गैसेस का, जो हमारा अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसके कारण, तो मेन तो हर कोई जानता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो जो हमारा बर्फ है, बर्फ पिघलेगा, उसके कारण क्या होगा, वाटर आएगा, और वाटर का जो समुद्र में वाटर लेवल बढ़ेगा उसके कारण जो उसके आसपास आइसबर्ग के पिघलने से लेवल बढ़ेगा। हाँ वही मेन, जो लेवल बढ़ेगा उसके कारण जो आसपास रहेगा उसके कारण से उस वहाँ पे फ्लड सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा। तो देखो इसमें लिखा होगा मेन, वो तो जनरल भी याद रख सकते हो। द इफेक्ट ऑफ ग्लोबल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ सरफेस, अल्टरेशन द इकोलॉजी इंक्लूडिंग द इंक्रीज इन सी लेवल इंक्रीज होगा, जो भी हमारा जो वाटर आ रहा है जो बर्फ से पिघल करके, तो उसके कारण इंक्रीज होगा। एंड मॉडिफाइंग द क्वांटिटी एंड पैटर्न ऑफ रेनफॉल, तो जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो कहीं कहीं अब रेनफॉल पैटर्न चेंज हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि जब बारिश होना रहता है इस सीजन में, बारिश होगा 2 महीना बाद, 1 महीना पहले, उसके कारण भी उसके कारण भी इफेक्ट आ रहा है तुम्हारा मौसम पे भी। ये कंसिक्वेंस है, मतलब इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो और ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या कंसिक्वेंस आ सकता है, फ्लड, मतलब कभी कभी बहुत ज्यादा पानी बरस गया, ये भी एक हीट वेव, टेम्परेचर बढ़ रहा है जो जिसको हम लोग बोलते हैं। तो ये था तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस। तो एक चीज दो चीज लिख सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ने के कारण तुम्हारा सी का टेम्परेचर बढ़े, सी लेवल बढ़ेगा। जो तुम्हारा रेनफॉल का पैटर्न है, जो बरसात का मौसम आता है वो चेंज हो जाता है, समय पे नहीं हो पाता है, या फिर फ्लड, कभी कभी फ्लड आता है, तो ये भी एक रीजन है तुम्हारा फ्लड आने का, मतलब ग्लोबल वार्मिंग से फ्लड का सिचुएशन क्रिएट होता है। कभी कभी ज्यादा रेनफॉल हो गया, कभी कभी कम हुआ, तो ड्रॉट भी हो सकता है। सर टेम्परेचर बढ़ने से सी लेवल बढ़ेगा सर? हाँ तो बताए ना बढ़ेगा, कहे नहीं बढ़ेगा। आइसबर्ग मेल्ट होगा ना। हाँ, जो आइस हमारा जो मान लो कि आइस जब पिघलेगा तो जो मेन सोर्स है
वाटर का, मान लो कि जो तो आइस जब पिघलेगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा? अब जाएगा समुद्र में ना जाएगा। तो वो ओशियन वगैरह में जाएगा। हाँ, तो उसके कारण से वहाँ का लेवल बढ़ेगा। उसके कारण नहीं सोचो कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपोराइजेशन होगा तो पानी सूखेगा उसमें, वो रीजन नहीं है उसके कारण से। देखो यही चीज लिखा हुआ है ना, देखो लिखा हुआ है इसमें जो बोल रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर मेल्टिंग, लेसर समर स्ट्रीम फ्लो एंड राइज इन द रेंज ऑफ डिजीजेस वेक्टर। ग्लेशियर मेल्टिंग होगा, लेसर समर हो जाएगा, स्ट्रीम फ्लो एंड राइजेस द रेंज ऑफ डिजीजेस वेक्टर। पता नहीं क्या होता है डिजीजेस वेक्टर, इसको देखो मेरा। तो मेन रीजन है ग्लेशियर मेल्टिंग का, उसके कारण से तुम्हारा वेरियस न्यू डिजीजेस हैव इमर्ज, बहुत सारा डिजीज भी आ सकता है जिसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग एग्जिस्ट। Global warming is extending the distribution of mosquitoes due to the increase in humidity level and their frequent growth in warmer atmosphere। जो कि वार्मर एटमोसफेयर मतलब जो गर्म टेम्परेचर के कारण क्या होता है कि ये सब ज़्यादा ग्रोथ करता है, ये भी एक हमारा इफेक्ट है। और ग्लोबल वार्मिंग का और किस चीज़ पे इफेक्ट आ सकता है? इफेक्ट ऑफ मैरीन लाइफ, जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है उसको, उस पर भी इफेक्ट आएगा ग्लोबल वार्मिंग का। तो ये था तुम्हारा क्या कॉजेज इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, जो कि इफेक्ट हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सब इफेक्ट देखे, कंसिक्वेंस मतलब इफेक्ट क्या क्या हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग का। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किसके कारण होता है, ये चीज अगर मान लो क्वेश्चन आया कि राइट द मतलब कहीं भी कभी भी कोई पूछे कहीं भी, तो ये सब बता सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, क्यों होता है, और उसका इफेक्ट क्या है, और कैसे रोकथाम करेंगे उसका। हाँ, तो ये है तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग, ये तो हो गया। रिड्यूस द ग्लोबल वार्मिंग, कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। पहला ये है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। इसे सोच के देखो कि तुम्हारा इससे टेम्परेचर कमेगा अगर हमारा जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी किसी चीज का अगर मान लो जिससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड जिससे उत्सर्जन हो रहा है, तो उसको अगर रीयूज करे तो हमारा क्या, या रिसाइकल करे तो उससे क्या होगा, ये इफेक्ट कम होगा। फिर दूसरा है यूज लेस हीट एंड एयर कंडीशन। जो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो निकलता है तुम्हारा, AC हो गया या फिर फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, ये सब से क्या निकलता है? CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो वो भी एक मेन रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। तो अगर हम लोग एयर कंडीशन और हीट एंड एयर कंडीशन जो बढ़ाते हैं टेम्परेचर, या उसको यूज करना कम कर दे, तो उससे भी ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट कम जाएगा। अभी तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ये सभी। चेंज लाइट बल्ब बाई CFL, ये तो जनरल है कि प्रोडक्शन जो हो रहा है तो उसके कारण से टेम्परेचर, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, CF अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कम यूज करेंगे तो उसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कम इफेक्ट होगा और कम प्रोडक्शन होगा, मतलब कम प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड। सर ये भी रीजन तो हो सकता है सर, ये लाइट सब बल्ब आर्गन ट्रिप्टन कैसे रहता है सर, डिस्पोज करते वक्त वो रिलीज होता है। क्या डिस्पोज करते हैं वो रिलीज होता है? सर जो बल्ब रहता है सर उसके अंदर गैस रहता है सर, नियॉन आर्गन सबने क्रिप्टन गैस, हाँ खराब होने के बाद अगर उसको डिस्पोज हाँ हाँ करते हैं हाँ सर, हाँ हाँ एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है ना। हाँ हाँ हाँ, उसका भी एक इफेक्ट है, तो इसलिए CFL को ये चेंज कर रहा है। ठीक है, फिर ड्राइव लेस, ड्राइव स्मार्ट, ये सब मतलब छोटा छोटा है, बट छोटे छोटे चीज से भी इफेक्ट बहुत ज्यादा अगर मास स्केल पे हो, मतलब एक एक चीज अगर मास स्केल पे हो, छोटा छोटा चीज, तो उससे हमारा ये सब रिड्यूस हो सकता है ग्लोबल वार्मिंग। फिर तुम्हारा
लेस ड्राइव स्मार्ट बाई एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट जो एनर्जी सर कम लेस हॉट वाटर, ये कैसे सर? हाँ लेस हॉट वाटर, यूज लेस हॉट वाटर। ये सर। हॉट वाटर, अब इसका मान लो कि अब जो गर्म पानी करने के लिए तुम्हारा कौन सा चीज में यूज होता है सबसे ज्यादा हॉट वाटर? कौन सा इंडस्ट्री अपने लेवल पे मत देखो, इंडस्ट्री लेवल पे देखो, तब ज्यादा क्लियर होगा। जैसे इंडस्ट्री तुम जानते होगे ये बॉयलर सर, बॉयलर। हाँ बॉयलर, या फिर क्या बोलते हैं उसको, जो स्टील थर्मल का पावर। प्रोडक्ट, हाँ थर्मल पावर प्लांट या स्टील पावर प्लांट जो होता है। जो स्टील पावर प्लांट होता है उसमें क्या करते हैं कि स्टील को जो मतलब वहाँ पे जो ठंडा करने के लिए जो गर्म स्टील रहता है उसको, तो वहाँ पे वो वहाँ पे तुम्हारा क्या पास कराना पड़ता है भाप के थ्रू या कुछ इस तरह से, या फिर इलेक्ट्रिसिटी जहाँ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो यूज कम करेंगे तो उस केस से हमारा रिड्यूस होगा हमारा ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट, या फिर वहाँ पे जो गैसेस प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे, ये सब कॉजेज है फेस करते हैं। प्लांट ट्री, ये तो सबसे बेसिक चीज है जिसके कारण से गेट रिपोर्ट कार्ड फ्रॉम योर यूनिटी कंपनी इनकरेज अदर टू कंजर्व। प्लांट भी अगर लगाएंगे तो उसके कारण से ऑटोमेटिक कार्बन डाइऑक्साइड का कंजप्शन होगा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, हर चीज इससे रिलेटेड है जो कि ये तुम्हारा जिससे हमारा रिड्यूस होगा, ये भी एक रिड्यूस मतलब आएगा। फिर क्या है तुम्हारा ये तो ग्लोबल वार्मिंग तो नहीं दिखता। ये तुम्हारा था ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किसके कारण होता है और कैसे होता है। अब देखते हैं तुम्हारा ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में समझे अभी हम लोग। अब क्या देखें, अब पढ़ना है एक चीज ये सिविल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक चीज ये भी पढ़ना है तुम्हारा कि सिविल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एक दिन बताए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डिफिनेशन, देखो यहाँ पे तुम्हारा मेन जो डिफिनेशन जो दिया है वो देखो इसमें, तो बहुत सारे लोग हैं जो दिए हैं डिफिनेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये क्या था टॉपिक, सिविल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सिविल इंजीनियरिंग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट कितना इंपॉर्टेंट है, क्या है, वो थोड़ा जानना है हम लोग को। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबिलिटी मतलब टू सस्टेन और इंड्यूर और मेंटेन, सस्टेन करेगा और मतलब मेंटेन रहेगा, और इंड्योर का क्या मीनिंग था, इंड्योर का मतलब एक सेकंड देखने भूल गया था, इंड्योर का मतलब स्थिरता, स्थिरता बोलते हैं। सस्टेन मतलब स्थिरता हुआ और इंड्यूर मतलब सहना, और मेंटेन मतलब बनाए रखना। मतलब सस्टेनेबिलिटी का मतलब हुआ कि कोई भी चीज चाहे नेचुरल का कोई भी हो, चाहे वो कोल हो, नेचुरल गैस हो, चाहे वो उसमें क्या रहेगा, सस्टेनेबिलिटी मतलब बहुत दिन तक वो रहना चाहिए। जो भी नेचुरल रिसोर्स है, चाहे जो भी कोल हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल, तो उसको इस तरह से हम लोग यूज करें कि वो बहुत दिन तक रहे और दूसरे के लिए भी रहे, तो खत्म नहीं हो। तो वो होता है सस्टेनेबिलिटी। या कोई चीज बना रहे हैं नया चीज, तो भी उस चीज में भी ये अप्लाई होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मीटिंग द नीड ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन without compromising the ability of future generation to meet their needs। मीनिंग समझो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ये मतलब बहुत ब्रॉड चीज है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अगर बोला जाए तो बहुत ब्रॉड चीज है, इसमें मतलब बहुत चीज आता है, तुम्हारा हर एक चीज को लेकर के चेक किया जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट, जैसे अब तुम्हारा जो रिक्वायरमेंट है, हर चीज का हर एक का रिक्वायरमेंट, अब विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स।
मतलब जो फ्यूचर को ले करके हमको अभी मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना, वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। देखो अब वो कौन कौन चीज आता है, देखो यहाँ पे दिया होगा कौन कौन से 17 सस्टेनेबल गोल है, जो कि हमारा द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 17 मतलब ऐसा चीज है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आता है। पहला है कि नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, मतलब ये सब पैरामीटर है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फोकस करेगा, तो ये सब चीज को फोकस करेगा। नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, तो ये सब पैरामीटर है जिसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन कर सकते हैं। एक एक चीज तो ये समझ में आया सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ये मीटिंग द नीड ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, या फिर हिंदी में अगर बोलना रहे कभी भी तो पूछेंगे व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाय विच वी हैव मेंटेनिंग द आवर रिक्वायरमेंट और द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और taking the consequence or compromising the taking the मतलब हम फ्यूचर को देखते हुए हम लोग अपना अभी जो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अपना लैंग्वेज में भी बोल सकता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफिनेशन के तौर पे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होगा। देखो अब दूसरा डिफिनेशन ये दिया है, अगर सस्टेनेबिलिटी के टर्म में देखें, अ सेट ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंडीशन, तीन चीज आ गया यहाँ पे। ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एक ये है क्या बोलते हैं जो कि रिसर्च एंड इनोवेशन का काम करता है, मतलब ये है अमेरिका का। तो वो क्या बोल रहा है डिफिनेशन ऑफ सस्टेनेबिलिटी का, अ सेट ऑफ इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल कंडीशन, तीन चीज बोला, इकोनॉमिक और इन्वायरमेंट एंड सोशल, तीनों चीज को लेके, in which all the society has the capacity and opportunity to maintain and improve its quality of life, है ना। मतलब जो सोसाइटी का जो कैपेसिटी एंड अपॉर्चुनिटी है उसको मेंटेन करना है, और मतलब हर चीज को, चाहे किसी भी चीज को लेकर के, चलो जो 17 पैरामीटर था, चाहे गुड एजुकेशन को देखे या फिर तुम्हारा रहने का स्टाइल या फिर तुम्हारा प्रॉपर्टी, जो भी 17 पैरामीटर था, तो उस चीज को लेकर के अगर हम लोग मेंटेन करें अपना क्वालिटी को, तो उसको वो आएगा क्या सस्टेनेबिलिटी में लिखा है, मेंटेनिंग द improve its quality of life indefinitely without degradation the quality, quantity or द अवेबिलिटी ऑफ नेचुरल, है ना, नेचुरल मतलब नेचुरल रिसोर्सेज जो भी है, इकोनॉमिक एंड सोशल रिसोर्सेज, नेचुरल, इकोनॉमिकल एंड सोशल रिसोर्सेज को विदाउट डिग्रेडेटिंग, मतलब बहुत ज्यादा नुकसान किए हुए अगर हम अपना मेंटेन कर रहे हैं तो वो सस्टेनेबिलिटी में आएगा। sustainable development, the application of the resources to enhance the safety, welfare and quality of life for all society। ये सिंपल डिफिनेशन है, इसको याद कर सकते हो, ये डिफिनेशन है समझो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। बोल सकते हो एप्लीकेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज, चाहे वो कोई भी रिसोर्सेज हो सकता है, नेचुरल रिसोर्स, इकोनॉमिकल, सोशल रिसोर्स, इनहेंस देयर सेफ्टी, वेलफेयर एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल सोसाइटी, इट्स कॉल्ड, मतलब सभी के लिए हम लोग देख रहे हैं फॉर ऑल सोसाइटी, उसको हम बोलेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर क्या था सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नाउ एब्सोल्युटली सेंट्रल टू सिविल इंजीनियरिंग एंड वी यूज मस्ट ऑर्गेनाइज ओवरसेल्फ अकॉर्डिंगली।
मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अभी इम्पोर्टेंट हो गया है इस फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज नाउ एब्सोल्युटली सेंट्रल टू द सिविल इंजीनियरिंग एंड वी मस्ट ऑर्गेनाइज आवर सेल्फ अकॉर्डिंगली। तो ये तुम्हारा गोल है। 17 गोल अगर अचीव हो गया तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। कौन कौन सा गोल देखो? क्लाइमेट एक्शन, लाइफ, 17 से द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल देखो कौन कौन से गोल है। पहला है नो पॉवर्टी, पहला। दूसरा नो हंगर, कोई भूखा नहीं रहेगा। गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल है। अगर ये मतलब हो रहा है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है। ये सब चीज को अगर देख करके हम लोग कर रहे हैं पूरा अपना लाइफ मेंटेन। जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। गोल SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। कौन कौन गोल्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? तो नो पॉवर्टी, नो हंगर, गुड हेल्थ, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, गुड जॉब एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, innovation and infrastructure, reduce inequalities, सस्टेनेबल सिटी एंड कम्युनिटी। तो ये सब 15 गोल है जो कि अचीव होगा तो हम कहेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, जो डिफिनेशन भी बोले थे। द अर्थ इज वन सिस्टम, जो अर्थ पे सस्टेनेबल सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी आर ऑल लिंक। तो ये सब जो भी अभी हम लोग पढ़ रहे हैं ऊपर में जितना गोल था 17, या जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो डिफिनेशन हम लोग पढ़े, वो सब एक दूसरे से लिंक है। सिक्योरिटी, क्वालिटी ऑफ लाइफ, ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी आर नॉट अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट माइट लीड टू। अगर हम लोग अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं करेंगे तो उसमें क्या होगा? कॉजेज बहुत सारे देखेंगे कि कॉजेज क्या हो सकता है अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा तो। ए प्लैनेट विथ नो रिसोर्सेज, मतलब जो अगर कोई मोर टेक्नोलॉजी, ग्रीन हाउस गैसेस, ये तो पढ़े लिए थे। ग्रीन हाउस, ग्लोबल इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल फूड चेन, रिलेटेड रिलेशन बिटवीन सिविल इंजीनियरिंग एंड सस्टेनेबिलिटी, ये देखेंगे। ये वाला चीज देखो, हाँ सब ज्यादा क्लियर होगा। ये अच्छा देखेंगे, फिर देख के आते हैं क्या। हाँ, टू नो सम टर्मिनोलॉजी। तो देखो हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस अभी पढ़े, जो कार्बन डाइऑक्साइड पढ़े, मीथेन पढ़े, नाइट्रस ऑक्साइड पढ़े, ये सब भी एक एटमॉस्फेयर से लिंक है। कि ये सब को मतलब ध्यान में रखते हुए हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे कोई चीज का फील्ड में। The total amount of greenhouse gases produced to directly or indirectly support human activity, usually expressed in ton of carbon dioxide, that is carbon footprint, जिसको हम लोग कार्बन फुटप्रिंट कहते हैं, कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द पर्सन, बिल्डिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिटी और होल पॉपुलेशन। कार्बन फुटप्रिंट
बोलेंगे मतलब जो टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है जो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण, जो भी हमें अभी हम लोग पढ़े थे ग्लोबल वार्मिंग, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ से उत्सर्जन हो रहा था, सब कुछ देखे कॉजेज। तो ये कार्बन फुटप्रिंट और जो ग्रीन हाउस गैसेज जो अभी देखे हम लोग, ये भी एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट है, कि अगर इसमें ज्यादा होगा तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं होगा। देखो सबसे ज्यादा चाइना 1996 के रिपोर्ट में यहाँ पे सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिस्ट दिया है कि सब कहाँ, इमल्सन पर कैपिटा 4.58 टन मिलियन मीट्रिक टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे ज्यादा चाइना, फिर यूनाइटेड स्टेट, रसिया, इंडिया, मतलब जो मतलब सबसे ज्यादा निकालता है वो हम लोग को पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड चाइना जो है सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करता है। ये तो हुआ है, ये लिस्ट दिया हुआ डाटा है। हाँ तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, थोड़ा इसमें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, और कौन कौन सा सस्टेनेबल गोल है। फिर पढ़े हम लोग कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, कौन कौन सा रीजन है ग्लोबल वार्मिंग का। फिर पढ़े कौन कौन सा रीजन है, कौन कौन सा इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, क्या क्या इफेक्ट है, और कैसे हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का गोल क्या है। और क्या देखेंगे इसमें, अभी बहुत कुछ है जानने को। ये सब डाटा था ये, और कुछ नहीं। तो कोई काम सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, हाँ ये कल देखेंगे। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन जो है, ग्रीन बिल्डिंग के बारे में थोड़ा देखेंगे, यहाँ से 28 से कल देखेंगे। ग्रीन बिल्डिंग और नॉट, हाउ टू जज इन्वायरमेंटल डिजाइन। सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन देखेंगे थोड़ा, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन, और ये तो लगता है सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन। बस इसमें एक चीज और पढ़ना है, सस्टेनेबल कंस्ट्रक्शन क्या होता है, मतलब जो, और कुछ नहीं। चलो नहीं पढ़ेंगे आज, और कुछ नहीं है मेरे पास कंटेंट। अटेंडेंस दे देते हैं अभी, लिंक हम लोग अभी लिंक दे दिए। हाँ।